नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 अप्रैल 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, द इंग्लिश एडिशन ऑफ दिस वीडियो along with its PDF with full description in English is available on MPN Academy app. The course name is 68th BPSC Current Affairs Course in English. पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दो संस्थाओं के विलय की घोषणा हाल ही में की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ने 4 अप्रैल को दो संस्थाओं के विलय की घोषणा की। HDFC ने कहा है कि उसके बोर्ड ने HDFC बैंक लिमिटेड के साथ अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक HDFC इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और HDFC होल्डिंग्स लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी है। इस मर्जर का उद्देश्य HDFC बैंक के हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना है। HDFC लिमिटेड के मौजूदा शेयरधारक HDFC बैंक के 41% हिस्से के मालिक होंगे। विलय प्रक्रिया वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक पूरा होने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस कंपनी द्वारा बनाए जा रहे कोवैक्सीन की सप्लाई सस्पेंड कर दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। WHO संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रही है। WHO ने कहा है कि 14 से 22 मार्च के बीच भारत बायोटेक का निरीक्षण किया गया। कंपनी को अपने प्रोसेस एवं फैसिलिटी को अपग्रेड करने की जरूरत है, इसीलिए WHO फिलहाल कोवैक्सीन सप्लाई को सस्पेंड कर रही है। WHO ने स्पष्ट कहा है कि वैक्सीन सुरक्षित है, लेकिन अच्छी मैन्युफैक्चरिंग अपनाने तक कोवैक्सीन सस्पेंड रहेगी। WHO ने नवंबर 2021 में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास हेतु किसके साथ समझौता किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। एयरपोर्ट के विकास हेतु राज्य सरकार के जरिए ली गई लगभग 318 एकड़ भूमि को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI को लीज पर दिए जाने के लिए यूपी के नागरिक उड्डयन विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच 7 अप्रैल को लीज एग्रीमेंट हुआ है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट XE ने भी भारत में दस्तक दी है। इसके संक्रमण का पहला केस कहां पर दर्ज किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। XE वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 संस्करणों BA.1 और BA.2 से मिलकर बना है। पहली बार ये नया वेरिएंट 19 जनवरी 2022 को यूके में पाया गया था। XE के आने से पहले कोविड-19 का सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट BA.2 को माना जा रहा था। अब XE वेरिएंट को सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। कुल 376 सैंपल लिए गए थे, जिनकी जांच में एक मरीज में कोरोना के XE वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है। बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 6 अप्रैल को कहा कि उसने XE वेरिएंट और कप्पा वेरिएंट का एक मामला मिला है। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में पहले खेलते हुए 356 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जिसमें एलिसा हिली के 170 रनों की शानदार पारी शामिल थी। जवाब में इंग्लैंड की टीम 285 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। यह पुरुष और महिला विश्व कप फाइनल में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम ने विश्व कप 2003 के फाइनल में भारत के खिलाफ 2 विकेट पर 359 रन बनाए थे। जो छात्र इस YouTube चैनल पर जारी सभी करंट अफेयर्स वीडियोस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि आपको MPN एकेडमी करंट अफेयर्स PDFs की आवश्यकता क्यों है। MPN एकेडमी PDFs ही क्यों? दोस्तों, हमने करके दिखाया है। पिछले 3 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण एग्जाम्स हुए हैं और उसमें MPN एकेडमी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। 66वीं BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 2020 में 27 दिसंबर को, जिसमें से 41 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स सेक्शन से। 36 प्रश्न टैली हुआ है MPN एकेडमी PDF से। परफॉर्मेंस कितना रहा? 87.80
प्रतिशत। 2021 में बीपीएससी द्वारा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया था, तो हमने सेकेंड बेस्ट एग्जाम को लिया है बिहार एसआई प्रीलिम्स एग्जाम 2021। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 36 करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 31 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा 86.11%। यह एग्जाम 26 दिसंबर को हुआ था। 2022 में 2 परीक्षा हुई है, एक परीक्षा तो रद्द हो गई है, कैंसिल हो गई है पेपर लीक के कारण से। 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2022 8 मई को यह एग्जाम हुआ था, जिसमें से 30 प्रश्न करंट अफेयर्स सेक्शन से पूछे गए थे। 26 टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 86.77%। अभी रिसेंटली बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई है 15 मई को, जिसमें 35 करंट अफेयर सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन अकेडमी पीडीएफ से। परफॉर्मेंस रहा है 85.71%। तो आपने देखा कि किस प्रकार से पिछले 4 परीक्षा में 85% से ज़्यादा प्रश्न एमपीएन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से टैली हुआ है। दोस्तों, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स क्वेश्चन और एमपीएन अकेडमी में कहां से टैली हुआ है पूरे प्रमाण के साथ वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एमपीएन अकेडमी और इस प्रकार से ये लोगो दिखेगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्जाम देने वाले हैं या 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में रिसेंट ईयर्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैटर्न का पता चलेगा। साथ ही साथ एमपीएन अकेडमी पीडीएफ को कैसे इस्तेमाल आपको करना है ये भी पता चलेगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि इन पीडीएफ कोर्स में किस प्रकार की सामग्री मिलेगी आपको। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी दोनों का कोर्स उपलब्ध है करंट अफेयर्स का। इन करंट अफेयर्स के साल भर के कंटेंट को रिवाइज करने में आपको केवल 18 घंटे का समय लगेगा। कैसे? देखिए, 3 प्रकार के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, इसमें आपको 50 पीडीएफ मिलेगा साल भर में। 1 महीने में 4 पीडीएफ मिलती है, तो 12 महीने का 48 पीडीएफ हो गया। एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट, कुल मिला के 50 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 6 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 5 घंटे में आप इन वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे है मासिक करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स में। ये आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मिलेगा। 12 महीने का 12 पीडीएफ। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग आधा घंटा का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। थर्ड नंबर का कंटेंट है वो है बिहार मंथली करंट अफेयर्स, बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें एमसीक्यूज भी मिलेगी और शॉर्ट नोट्स भी मिलेगी। इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने के 12 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप रिवाइज कर लेंगे। तो कुल 18 घंटे में आप 1 साल भर के कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। ध्यान में रखिएगा कि 67वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है वो काफ़ी डिले हो गया है। इसे आपको नवंबर 2020 से स्टडी करना है और एग्जाम डेट से जस्ट 1 महीने पहले तक। तो लगभग 1.5 साल का कंटेंट आपको स्टडी करना है इसमें, तो लगभग आपको 25 घंटे का समय लगेगा, एक बार आप रिवाइज कर पाएंगे। यदि एग्जाम से पहले 5 से 6 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका परफॉर्मेंस आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ जाएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए कंटेंट जनवरी 2022 से दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ मिलेगा कैसे? आपको एमपीएन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप एमपीएन अकेडमी सर्च कीजिए, वहां पर आपको ये लोगो दिख जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सबसे नीचे देखेंगे तो स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको ऐप पर, वहां पर क्लिक कीजिए और 67वीं या 68वीं बीपीएससी करंट अफेयर्स का कोर्स सेलेक्ट कीजिए। जैसे उसे सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। शुल्क का भुगतान करें और सभी पीडीएफ आपको कंटेंट सेक्शन में वहां पर उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, एमपीएन अकेडमी ऐप पर संबंधित कंटेंट के संबंध में और कोई भी जानकारी और स्पष्टता चाहिए तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है 7366005556। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और टेलीग्राम नंबर भी है। यहाँ पर मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। चौथी बार फिर से हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विक्टर ओरबन। ओरबन 2010 से लगातार इस पद पर है। 3 अप्रैल को आम चुनाव के बाद ओरबन ने 199 सीटों वाली संसद में 135 सीटें हासिल की और जीत का परचम लहराया। पीटर मारिजायू की हंगरी के लिए विपक्षी गठबंधन यूनाइटेड ने 57 सीटें जीती, जबकि एमआई हजाक पार्टी ने पहली बार 6 सीटें जीती है। सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर वुसिच। सर्बिया एक लैंडलॉक देश है जो दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अलेक्जेंडर वुसिच 2017 से सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में सेवा दे रहे हैं और 2012 से वे सर्बियन प्रोग्रेसिव पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने 2014 से 16 और 16 से 17 तक 2 कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए 10.5% आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। न्यायालय ने माना कि वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय को 10.5% आंतरिक आरक्षण समानता, गैर भेदभाव और तमिलनाडु में 115 अन्य अति पिछड़े समुदायों तथा विमुक्त समुदायों के समान अवसर के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। राज्य में अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी के कुल 20% कोटे के भीतर एक समुदाय को केवल 10.5% आरक्षण का आवंटन, इस श्रेणी में अन्य 105 अन्य समुदायों को केवल 9.5% कोटा देने का कोई विशिष्ट और पर्याप्त आधार नहीं है। किस भारतीय अमेरिकी संगीतकार को सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फाल्गुनी शाह। ग्रैमी पुरस्कार का समारोह 3 अप्रैल को लॉस वेगास अमेरिका में आयोजित किया गया था। पहले इस इवेंट का आयोजन लॉस एंजलिस में होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। न्यूयॉर्क में रहने वाली भारतीय अमेरिकी संगीतकार फाल्गुनी शाह को एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम की श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शाह को फालू नाम से भी पहचाना जाता है। इन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म में ए आर रहमान के साथ काम किया है। किस भारतीय संगीतकार को बेस्ट न्यू एज एल्बम कैटेगरी में 64वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रिकी केज। इंडियन म्यूजिक कंपोजर रिकी केज और रॉक लेजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड को इनके लेटेस्ट एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए यह पुरस्कार मिला है। रिकी केज का जन्म नॉर्थ कैरोलिना में, जो कि अमेरिका में है, में हुआ था, लेकिन 8 साल की उम्र से ही ये बेंगलुरु में रह रहे हैं। 2022 से पहले रिकी केज ने 2015 में भी ग्रैमी पुरस्कार जीता था। रिकी के एल्बम डिवाइन टाइट्स में 9 गाने और 8 वीडियोज हैं। हिमालय से लेकर स्पेन के जंगलों तक इनमें दुनिया के कई खूबसूरत स्थल दिए गए हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आरूजा आफ्ताब। ब्रुकलिन अमेरिका में रहने वाली पाकिस्तानी गायिका आरूजा आफ्ताब को इनके गाने मोहब्बत के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्हें यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रदर्शन श्रेणी में दिया गया है। एल्बम वल्चर प्रिंस के मोहब्बत गाने को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की 2021 की ग्रीष्मकालीन प्लेलिस्ट में शामिल किया गया था। आफ्ताब को बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की कैटेगरी में भी नॉमिनेशन मिला था। सबसे ज़्यादा आईपीएल विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ड्वेन ब्रावो। लखनऊ के दीपक हुड्डा का विकेट हासिल करने के साथ ही 171 विकेट के साथ ड्वेन ब्रावो सबसे ज़्यादा आईपीएल विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। यह उपलब्धि ब्रावो ने 153 मैचों की 150 पारियों में हासिल की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड लासित मलिंगा के नाम था, जिन्होंने 122 मैचों में 170 विकेट लिए थे। भारत के अगले विदेश सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा आईएफएस कैडर के एक भारतीय राजनयिक हैं जो हर्षवर्धन श्रृंगला के बाद 1 मई 2022 से भारत के 34वें और वर्तमान विदेश सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले इन्होंने फ्रांस और नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस जागरूकता शुभंकर को लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अप्रैल को देश में प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए छोटे बदलावों के बारे में जनता के बीच अधिक जागरूकता पैदा करने, जिससे बेहतर पर्यावरण के लिए हमारी जीवन शैली में स्थायी रूप से अपनाया जा सकता है, एक शुभंकर प्रकृति तस्वीर में देखिए के साथ साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई विभिन्न हरित पहलों का शुभारंभ किया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में
हिम प्रहरी योजना को लागू किए जाने में केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन नई दिल्ली में भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू किए जाने में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया। उत्तराखंड के सीमांत जिलों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में पलायन को रोकने एवं देश की सुरक्षा के हिसाब से वहां भारतीय आबादी को बसाने की एक योजना है। इससे सरकार पर लगभग 5 करोड़ 45 लाख रुपए के खर्च का बोझ आएगा। हाल ही में आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। श्रीलंका सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों में उग्र विरोध प्रदर्शन के बाद यह फैसला लिया है। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने एक साथ साझा पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए सामूहिक इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका आजादी के बाद पहली बार सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका को भारत ने $1 अरब की क्रेडिट लाइन अर्थात ऋण सहायता देने पर सहमति जताई है। मारुति सुजुकी इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिसाची ताकेची। 31 मार्च को केनेची आयुकावा का कार्यकाल पूरा हो गया है। ताकेची साल 1986 में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन में शामिल हुए थे। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ साथ विदेशी बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में काफ़ी लंबे अनुभव के साथ ये जुलाई 2019 से मारुति सुजुकी के बोर्ड में तथा अप्रैल 2021 से संयुक्त प्रबंध निदेशक वाणिज्यिक के रूप में कार्यरत हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI द्वारा भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया शिवालिक जीवाश्म पार्क किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र के 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है। इन 2 स्थलों को शामिल करने से भारत में 34 भूवैज्ञानिक विरासत स्थल हो गए हैं। शिवालिक जीवाश्म पार्क प्लियोप्लिस्टोसीन युग जो कि 2.6 मिलियन से लेकर के 11,700 वर्ष पूर्व तक चला के क्षेत्र की शिवालिक चट्टानों से बरामद कशेरुकी जीवाश्मों का एक समृद्ध संग्रह को प्रदर्शित करता है। किस राज्य के बक्सा फॉर्मेशन के स्ट्रेमेटोलाइट बेरिंग डोलोमाइट लाइमस्टोन को GSI द्वारा भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। यह स्थल प्रोटेरोजोइक युग के डेलिंग युग जो कि 2.5 बिलियन से लेकर के 541 मिलियन वर्ष पूर्व से संबद्ध है। डोलोस्टोन यानी तलछटी चट्टान काफी हद तक स्ट्रेमेटोलिटिक यानी प्री कैम्ब्रियन एल्गन संरचनाएं हैं। यह साइट सिक्किम हिमालय में प्रारंभिक जीवन के दुर्लभ उदाहरणों में से एक है। प्री कैम्ब्रियन भूगर्भिक युगों में सबसे पुराना है जो तलछटी चट्टानों की विभिन्न परतों पर चिन्हित है। हालांकि ओवरऑल देखेंगे तो 44 देशों में 161 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है, लेकिन अभी तक भारत का एक भी भूवैज्ञानिक स्थल इस नेटवर्क के तहत शामिल नहीं किया गया है। किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर को लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। फास्टर यानी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय के आंतरिक आदेश, स्थगन आदेश, जमानत आदेश आदि को संप्रेषित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले न्यायिक प्रणाली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI आधारित सुपाचे जैसी तकनीक से जुड़े अन्य कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, जिसका उद्देश्य न्यायाधीशों को कानूनी अनुसंधान में सहायता करना है। देश भर से श्रद्धालु मंदिरों या प्रमुख तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन कराने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टेम्पल 360। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा इस पोर्टल का अनावरण किया गया है। इस पोर्टल को सरकार के आज़ादी का अमृत महोत्सव के अनुरूप बनाया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति वेबसाइट के माध्यम से देश के मंदिरों में विभिन्न लाइव कैमरा फीड द्वारा 24 घंटे मंदिर के दर्शन
प्राप्त कर सकता है। शीघ्र ही श्रद्धालु इस पोर्टल पर 4 धामों अर्थात बद्रीनाथ यानी उत्तराखंड, द्वारका यानी गुजरात, रामेश्वरम यानी तमिलनाडु और पुरी यानी उड़ीसा से 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ अनुष्ठानों की लाइव स्ट्रीमिंग का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। कर्नाटक के राज्यपाल टीसी गहलोत ने गेम्स के लोगो और आधिकारिक शुभंकर वीरा जो कि एक हाथी है को लॉन्च किया तथा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गेम्स की आधिकारिक जर्सी के साथ साथ चंदन शेट्टी और निखिल जोशी द्वारा गाए गए एंथम को भी लॉन्च किया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण 24 अप्रैल से 3 मई 2022 तक जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। वर्ष 2020 में उड़ीसा द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण है। हुरुन रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वू येजुन। इस सूची के अनुसार वर्तमान में दुनिया में 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति यानी सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर्स हैं। बीजिंग की वू येजुन जो कि रियल एस्टेट फर्म लॉन्ग फोर की हैं ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिनकी अनुमानित संपत्ति 17 बिलियन US$ है। भारतीय महिलाओं में नायका की CEO और संस्थापक फाल्गुनी नायर को 7.6 बिलियन US$ के साथ शीर्ष 10 सबसे महिला अमीरों की सूची में रखा गया है। सूची में 2/3 महिलाएं चीन की है और इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन की महिलाओं का स्थान है। प्रसंस्कृत स्टील स्लैग यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सूरत, गुजरात में। इस सड़क को केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नीति आयोग, केंद्रीय इस्पात मंत्रालय तथा आर्सेलिक मित्तल निप्पॉन स्टील द्वारा संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। यह सड़क स्टील स्लैग यानी स्टील इंडस्ट्री के वेस्ट मटेरियल से बनी है। यह 6 लेन की सड़क है। इस स्टील सड़क की निर्माण लागत प्राकृतिक एग्रीगेट का उपयोग करके बनाई गई सड़कों की तुलना में 30% सस्ती है। साथ ही इस सड़क की मोटाई सामान्य सड़कों से 30% कम है। नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन को किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेबी। इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार में वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक का प्रयोग कर हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करना है। इसका आयोजन सेबी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, CDSL, NSDL, CAMS के फिनटेक, MCX और लिंक इन टाइम के सहयोग से 6 सप्ताह की अवधि के लिए किया गया। सेबी ध्यान में रखिएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑपरेशन उपलब्ध नामक एक अखिल भारतीय अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, RPF। रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है। ऑपरेशन उपलब्ध के तहत महीने भर के अभियान ने दलालों या कालाबाजारी करने वालों की गतिविधि पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने और आम आदमी को रेल टिकट उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया है। इससे पहले फरवरी 2022 में RPF द्वारा ऑपरेशन आहट नाम से मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था। यदि RPF ऑप्शन में नहीं हो, भारतीय रेलवे हो, तब भी यह सही हो जाएगा क्योंकि RPF भारतीय रेलवे का ही एक हिस्सा है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने किस राज्य में वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। मैसूर में स्थापित इस इकाई को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने राष्ट्र को समर्पित किया। कलर शिफ्ट इंटेलिको इंक का निर्माण भी इसी इकाई द्वारा किया जा रहा है। यह इकाई देश के सभी बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। इस इकाई की क्षमता लगभग 1500 मीट्रिक टन है। देश की अधिकांश बैंक नोट आवश्यकताओं की पूर्ति इसी संस्था द्वारा की जाती है। वरुण 2022 का 20वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया गया। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाएं वर्ष 1993 से द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित कर रही हैं। 2021 से इन अभ्यासों को वरुण कहा जा रहा है। 3 और अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। नाम क्या क्या है इसका? डेजर्ट नाइट, गरुड़, ये दोनों हवाई अभ्यास हैं, और शक्ति थल सेना अभ्यास, जबकि वरुण ये नौसैनिक अभ्यास है। 1 अप्रैल 2021 से कितने साल या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 75 साल। हालांकि ITR दाखिल करने से यह छूट वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कुछ शर्तें पूरी करने पर ही उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक द्वारा बैंक को एक डिक्लेरेशन भी दिया जाना है। विकलांग आश्रित के लिए वार्षिकी या एकमुश्त भुगतान पर किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा और इस पर आजीवन छूट रहेगी। कोविड-19 के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों को मिले पैसे पर भी टैक्स छूट मिलेगी, लेकिन इसमें शर्त यह है ये पैसा मृत्यु के 12 महीने के अंदर मिलनी चाहिए और यह पैसा 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो का PDF और इस वीडियो का अंग्रेजी संस्करण और साथ में इसका PDF एम्पियन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध है। दोस्तों, इन PDF के सारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। EPF के नए नियम के अनुसार एक फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपये से अधिक EPF जमा करने पर कर्मचारी को टैक्स लगेगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा। यह नियम केवल PF में जमा होने वाले कर्मचारी के अकाउंट के लिए है। PF में कंपनी की ओर से जमा किए जाने वाले अमाउंट पर यह नियम लागू नहीं होगा। नए फाइनेंशियल ईयर से टैक्स पेयर्स यदि किसी गड़बड़ी या गलती को सुधार कर अपना ITR भरना चाहते हैं तो अब टैक्स पेयर्स असेसमेंट ईयर के 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं है PF कंट्रीब्यूशन। 2.5 लाख रुपये से अधिक यदि कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।